So again, we are going to continue our MCQ session, and this is the MCQ number 10 you are having in front of you, and you have to solve it your own. हो गया सॉल्व किसी से? शालिनी, अधर, शिवांगी, गाइस इजी है ना? जब भी कोई लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, हो गया नहीं हो गया? सर A, you said A. Okay, so look what I'm telling you guys. Just look what I'm telling you guys. जब लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो, you know, substance for which, or substance which has largest number of moles always has largest number of particles or molecules. जिस सब्सटेंस के पास लार्जेस्ट नंबर ऑफ मोल्स, उसी के पास लार्जेस्ट मॉलिक्यूल्स. तो आप लोगों को क्या करना है? देयरफॉर कन्वर्ट गिवन अमाउंट्स टू मोल्स एंड कंपेयर. दैट्स इट, इतना ही करना है. तो पहले ऑप्शन के लिए मोल्स ऑफ H2 इज इक्वल टू कितना है? H2 का मास दिया हुआ 34 ग्राम अपॉन क्या? मोलार मास कितना होता है H2 का? डायरेक्ट लिख दूं ना, चलेगा ना कि लिखना पड़ेगा? मोल्स ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू क्या? मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलार मास. ये फॉर्मूला लिखना जरूरी है क्या? इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैं चार ऑप्शन के नंबर ऑफ मोल्स निकालने वाला हूं. आर यू गेटिंग मी और नॉट? यस सर. सो मोल्स ऑफ H2 कितने होंगे? H2 का मोल दिया, मास दिया 34 ग्राम, मोल दिया है, मोलर मास है 18 ग्राम पर मोल. तो मोल मोल विल गेट, ग्राम विल गेट कैंसल, एंड आंसर का यूनिट आएगा मोल. कितना आएगा? 36 होता तो कितना आता? 36 होता तो कितना आता गाइस? सर 2 मोल्स. 36 होता तो आता ना? यस और नो? यस सर. 36 है क्या? नो. 2 से थोड़ा कम आएगा ना फिर, मेरे ख्याल से 2 से थोड़ा कम. हाँ 1.8. दैट्स इट, 1.8. बी के लिए निकालो, बाकी कुछ करने का नहीं है. बी के लिए निकालो क्या? मोल्स ऑफ CO2 कितना? मास ऑफ CO2 अपॉन मोलर मास 28 अपॉन 44 कितना आएगा? डायरेक्टली ग्राम ग्राम तो कैंसिल होने वाला है, आंसर के यूनिट तो मोल ही आने वाला है. कितना आएगा? इन आइडिया यू गाइस आर हैविंग 14/22, 7/11. 7/11 मतलब कितना? 0.6. हाँ 0.66 रिकरिंग वगैरह. सी, इसका भी कन्वर्जन करो. चलो मोल्स ऑफ क्या? CH3OH कहाँ है? यही है ना, CH3OH है ना? यस सर. कितना? 46 ग्राम. मोलार मास कितना होगा? 4 हाइड्रोजन का 4, ऑक्सीजन का 16, 20 एंड 2, 20 एंड 12, 32 कितना आएगा? 1.4. 23 अपॉन 16, 23 अपॉन 16, 1.4. ओके. एंड डी, मोल्स ऑफ क्या? मोल्स ऑफ क्या? N2O5 है ना, 54, नाइट्रोजन का 28 एंड ये 16, 5 80, 28 एंड 80. अरे ये तो बहुत दूर गया, 108. तो ये तो 1 हाफ ही हो गया, 0.5. यस और नो? यस सर. इसके मोल सबसे ज्यादा है. मोल्स ऑफ H2 लार्जेस्ट. मोल्स ऑफ H2 आर लार्जेस्ट. Therefore H2O will have largest क्या? molecule. So answer 34 gram H2. Have you got the answer? Yes or no? कैसे सॉल्व किया पता चला? यस सर. ठीक है. So shall I move towards next? तो ये रब कर दूं एंड दूसरी तरफ जाता हूं, 11th की तरफ जाता हूं. ये रब कर देता हूं, एक बार देख लो, चाहिए तो स्क्रीनशॉट कर लो. कर लो स्क्रीनशॉट, चाहिए तो. डन सर. ओके.
सो 10th हो गया। और क्या करेंगे, और 5-6 एमसीक्यूज करेंगे, बाकी के तो परसेंटेज वगैरह पे बेस्ड है। तो सेकेंड सेशन या अकॉर्डिंग टू स्टेट बोर्ड सिलेबस सेकेंड लेसन का जो पार्ट आपके सिलेबस में है उसी से स्टार्ट करेंगे। मतलब एक्चुअल इसी टॉपिक का वो एक्सटेंडेड पार्ट है, इसी टॉपिक का वो एक्सटेंडेड पार्ट है जिसको सेकेंड लेसन के तौर पे आपके बुक में दिया है, एज अ सेकेंड लेसन दिया है, इसी लेसन का पार्ट है, तो वो देखेंगे। तो 11 लिख दूं क्या, ऑक्साइड ऑफ मेटल कंटेन्स 40% बाय मास। 11 देखो, ऑक्साइड ऑफ मेटल कंटेन्स व्हाट, ऑक्साइड ऑफ मेटल कंटेन्स कितने परसेंट बाय मास बोला है, 40% बाय मास, 40% बाय मास ऑफ, या फिर ऑक्सीजन, 40% बाय मास ऑक्सीजन। आगे क्या बोला है, द परसेंटेज ऑफ क्लोरीन इन द, परसेंटेज ऑफ क्लोरीन इन द क्लोराइड ऑफ मेटल, परसेंटेज ऑफ क्लोरीन in the chloride of metal, in the chloride of metal is, अब क्लोरीन का परसेंट पूछा है मेटल क्लोराइड में कितना होगा, ऑप्शन ए 84.7, ऑप्शन बी, ये परसेंटेज पे है फिर भी हम लोगों को करना पड़ेगा, इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, परसेंटेज पे है, परसेंटेज पे है 74.7, एक्चुअल परसेंटेज पढ़ाना चाहिए था फिर लेना चाहिए था, चलो ठीक है 64.7 एंड 44.7 डी। चलो ट्राई तो करो थोड़ा, नहीं हो रहा तो मैं कर दूंगा, डोंट वरी, नहीं हो रहा तो मैं कर दूंगा। जस्ट लुक एट द परसेंटेज। अब देखो आप लोगों को पता है कि, चलो मास ऑफ मेटल मान लेते हैं, मास ऑफ मेटल मान लेते हैं, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑफ मेटल मान लेते हैं m। मेटल ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, मेटल ऑक्साइड विल हैव फॉर्मूला मास ऑफ मेटल m, मेटल जो m है उसका मास मान लिया m, मेटल ऑक्साइड का फॉर्मूला MO होगा, दैट इज M डबल बॉन्ड O। क्यों, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ही बनाता है। एंड यहां पे लिखता हूं आपकी हेल्प के लिए, वी हैव अज्यूम्ड मेटल टू बी डाइवैलेंट, मेटल दो बॉन्ड बनाता है ऐसा हम लोगों ने अज्यूम किया। हैव यू गॉट दिस, यहां तक तो समझ में आ गया मैंने ऐसा क्यों लिखा है, यस और नो गाइस? यस सर। मेटल दो बॉन्ड बना सकता है, इसीलिए मेटल ने ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना के एक ऑक्सीजन के साथ वो ज्वाइन हो गया, ऐसा मैंने माना। जो मेटल मेरा डाइवैलेंट है उसका मास m माना। एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन इज 8 बराबर, गिवन क्या है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है 8, ठीक है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना दिया है 40। ये सब चीजें आपको पता है जो मैंने लिखी अब तक, ये पता था, ये हम लोगों ने माना, ये पता था, मेटल को क्या माना डाइवैलेंट, तो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मूला ये हो गया, मेटल का मास m, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 8, मेटल का m मान लिया, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 40 है, तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, यस बोलो सर। एटॉमिक वेट 16 होता है ना किसका, सर, ऑक्सीजन। यस ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 ले लेते हैं, डोंट वरी अबाउट इट 16। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 16 ले लिया, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 16 ले लिया, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 14 है, एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना ले लिया 16। तो अब मेटल का मास m है, ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है, ऑक्सीजन का परसेंटेज है 40, एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन ले लिया 16, तो इनसे कुछ कर सकते हो क्या, कर सकते हो, देयरफॉर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन के लिए कुछ तो लिख सकते हो, फॉर्मुलाइज कर सकते हो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैसे, मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन टोटल मास of metal oxide
एंड इनटू क्या करना पड़ेगा 100। ये फॉर्मूला आ गया ना, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला ऐसे ही निकालोगे ना परसेंटेज, तो परसेंटेज की वैल्यू तो 40 है, मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है 16, टोटल मास कितना आएगा m+16 इनटू क्या 100। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। तो इससे m निकाल सकते हो क्या, ये सर नो गाइस? यस सर। यस सर। निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? m निकालो यस सर, m निकालो, m+16 इंटू 40 इज इक्वल टू क्या 16 इंटू 00, तो 16m प्लस 16 640 is equal to 1600। therefore 16m is equal to कितना आ गया तो आएगा कितना आएगा रे 960 आएगा क्या? m कितना आ गया, m कितना आ गया 6 या 60? 60। m तो आ गया 60, m तो आ गया 60। तो अगर m 60 आ गया है ऐसे ही सॉल्व करोगे या कोई अलग तरीका है? सेम तरीका है ना? कुछ गलत हुआ कि करेक्ट है? हमने जो सॉल्व किया वो करेक्ट है क्या, जरा देखो। हमने जो सॉल्व किया वो करेक्ट है क्या, जरा देखो। हमने जो सॉल्व किया वो करेक्ट है क्या, जरा देखो गाइस, करेक्ट है क्या? सर वो फर्स्ट सेकंड स्टेप में 40 इंटू m प्लस 16 इंटू 40। हाँ ये 60, ये क्या किया हम लोगों ने 40m आना चाहिए ना, तो यहाँ पे 40m होगा ना, ये यही तो मैं पूछ रहा था। तो 40m की वैल्यू 960 आई है, तो m की वैल्यू कितनी आएगी 960 अपॉन 40 होगा ना, तो कितना आएगा अब बोलो। 24। यस, तो m आ गया 24। नाउ यू आर करेक्ट, m आ गया 24। यस और नो गाइस? यस सर। अब यहां तक चाहिए तो स्क्रीनशॉट कर लो, आगे का एकदम इजी है। m का वेट आ गया 24। अब उसी मेटल ने क्या बनाया है, क्लोरीन के साथ क्लोराइड बनाया ना, उसी मेटल ने क्या किया क्लोरीन के साथ क्लोराइड बनाया। तो क्लोरीन का एटॉमिक वेट पता हो तो क्लोरीन का भी परसेंटेज निकाल सकते हो बाय नोइंग मेटल नाउ। ठीक है, तो चलो स्क्रीनशॉट करो फटाक से। हो गया स्क्रीनशॉट? यस सर। यस सर। रब कर दूं, ये पार्ट खाली रब कर देता हूं। तो अब atomic weight of chlorine is 35.5। therefore mass of metal chloride is equal to mass of metal plus mass of chlorine। एक एक ही अज्यूम करेंगे, क्या अज्यूम करेंगे, एक एक ही अज्यूम करेंगे, एक एक ही अज्यूम करेंगे। 24 प्लस 35.5 कितना आएगा, कितना आएगा रे? ठीक है, therefore ही मेटल एंड एक ही क्लोरीन मान के हम लोगों ने ये किया है। तो क्या है बोलो, एक ही मेटल एंड एक ही क्लोरीन मान के हम लोगों ने किया है, मास ऑफ क्लोरीन अपॉन टोटल मास इनटू 100। जरा करो कैलकुलेशन, जरा करो कैलकुलेशन, जो भी आएगा ये तो करेक्ट है हमारा। फिर
therefore क्या आएगा, परसेंटेज ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू 35.5 अपॉन 59.5 इंटू 100। जरा देखो कितना आएगा, कितना आएगा सर 0.596। क्या 0.596 कैसे आ गया 0.596 भाई? ये इसका मतलब है 355 अपॉन 595 इंटू 100, यानी कि 35500 अपॉन 595। अब तो करो अप्रोक्सीमेटली 600 5 पॉइंट समथिंग आएगा, ये सर नो यस सर। 5 पॉइंट कितना आएगा, 5 पॉइंट या 50 पॉइंट आएगा? 59.66। 59.66 ठीक है, ऐसा ऑप्शन है नहीं ना 59.66, नो सर। पर हम लोगों ने जो किया वो तो करेक्ट है, ये सब नो हम लोगों ने जो सॉल्व किया वो तो करेक्ट है, यस सर। Yes. तो आंसर तो इतना ही आना चाहिए। और अगर 2 क्लोरीन अज्यूम किए, कितने क्लोरीन, मेटल क्लोराइड में मेटल डाइवैलेंट एंड 2 क्लोरीन अज्यूम किए, assuming MCl2 that is 2 मोल, क्लोरीन के 2 मोल अज्यूम किए, तो टोटल मास कितना होगा, टोटल मास इज इक्वल टू कितना होगा, मास ऑफ मेटल, 2 क्लोरीन अज्यूम करो था, मास ऑफ मेटल प्लस मास ऑफ क्लोरीन। हम लोगों ने मेटल को डाइवैलेंट मान लिया, डाइवैलेंट मेटल यानी कि 2 बॉन्ड बनाने वाला मेटल 2 क्लोरीन के साथ ही जुड़ेगा, तो 2 क्लोरीन के मोल्स होंगे, तो क्या होगा मास, तो क्या होगा मास, मेटल कितना है 24 प्लस 35.5 इंटू 2, 35.5 इंटू 2 यानी कि 70 प्लस 24 कितना आएगा, सर 71। 71 प्लस 24 कितना आएगा 95, टोटल मास 95 आ सकता है, तो 95 लेके अज्यूमिंग MCl2 दो क्लोरीन कंक्लूड करके, 2 क्लोरीन कंक्लूड करके चलो तो देखेंगे क्या आता है। हम लोगों ने यहाँ पे एक ही क्लोरीन माना था, 2 क्लोरीन कंक्लूड करके MCl2 इस फॉर्मूला वाला मेटल क्लोराइड होगा, तो क्लोरीन का कितना परसेंटेज आएगा वो देखेंगे। चलो ये करते हैं, 95 लेके टोटल मास, ये रब कर दूं क्या, Yes, sir. तो क्या होता है देखेंगे। Therefore percentage of chlorine considering MCl2 क्या है, मास ऑफ क्लोरीन, मास ऑफ क्लोरीन अपॉन टोटल मास ऑफ MCl2 कितना आ गया, क्लोरीन का मास 71 होगा अपॉन 95 इंटू 100, करो जरा 7100 ना, अब तो करेक्ट है, अपॉन 95 कितना आएगा 74.73. 74.73। अब आ रहा है क्या, Yes, sir. अब आ रहा है क्या, इसका मतलब 74.73 यानी कि आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, आप लोगों ने मेटल डाइवैलेंट माना ना, तो मेटल डाइवैलेंट माना, ऑक्सीजन भी डाइवैलेंट है, तो एक मेटल के साथ एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना सकता है, तो MO फॉर्मूला हो गया। लेकिन क्लोरीन तो एक ही बॉन्ड बनाता है ना, तो डाइवैलेंट मेटल के साथ 2 क्लोरीन कंबाइन होके बनने वाले क्लोराइड का फॉर्मूला MCl2 ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, MCl2। हैव यू गॉट दिस, यस और नो? यस सर। Yes, sir. तो मेटल क्लोराइड का फॉर्मूला MCl2 होगा, 2 क्लोरीन जुड़ जाएंगे, तो 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन का मास 35 इंटू 2 71 एंड मास ऑफ मेटल जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया है 24, टोटल कितना हो जाएगा, मेटल क्लोराइड जिसका फॉर्मूला MCl2 है 95 उसका टोटल मास हो जाएगा, एंड मास ऑफ क्लोरीन 2 मोल क्लोरीन प्रेजेंट है, 2 मोल क्लोरीन प्रेजेंट इसलिए 35.5 इंटू 2, ये करके मास ऑफ क्लोरीन निकाला, क्योंकि क्लोरीन के कितने मोल्स प्रेजेंट है
2 मोल्स, इसलिए हम लोगों ने 71 मास लिया। 71 अपॉन टोटल मास ऑफ क्लोराइड 95, 71 अपॉन 95 into 100 कितना आ गया 74.73। सो आंसर परसेंटेज ऑफ क्लोरीन considering metal divalent and metal chloride MCl2 B। आ गया, हो गया सॉल्व? यस सर। कैसे सॉल्व करना है पता चला गाइस? यस सर। तो परसेंटेज के जो सम्स है, परसेंटेज की प्रैक्टिस होने के बाद ये भी आ जाएंगे। चलो नेक्स्ट लेते हैं। ओके ये तो इजी। अब इंसुलिन कंटेन्स 3.4% ऑफ सल्फर, ये भी सॉल्व कर लेते हैं, फिर परसेंटेज की सम की तरफ नहीं जाएंगे, दूसरा कुछ देखेंगे। ठीक है, इतना परसेंटेज वाला कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना गाइस समझने में? शालिनी, नो सर। शिवांगी, ये परसेंटेज का समझ में आ गया ना किसी से कि नहीं आ गया? आ गया सर। आप लोगों ने यस स्क्रीनशॉट लिया था या नहीं? सर, लिया था। लिया था। ठीक है, तो अब आगे का लिखता हूं। आप लोगों को टाइम चाहिए हो लिखने में या स्क्रीनशॉट लेने में तो मुझे बताते जाओ। देखो 12 देखेंगे, इंसुलिन कंटेन्स 3.4% सल्फर यानी कि S। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट, कैलकुलेट मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट किसका? इसका नहीं, इंसुलिन का। इस डेटा के बेसिस पे इंसुलिन का करो। ऑप्शन ए दिया है उन्होंने 941, ऑप्शन बी दिया है 540, ऑप्शन सी दिया है 320 एंड ऑप्शन डी दिया है 470। तो सॉल्व करते में आप लोगों को एक बात याद रखनी है व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम के 3.4% सल्फर दिया है ना, एंड मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट जब पूछते हैं वो, तो इसका मतलब एटलीस्ट 1 सल्फर यू हैव टू कंसीडर हो गए। मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट is determined by considering at least 1 mole of that element। उस एलिमेंट का 1 मोल कंसिडर करके मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट निकाला जाता है। तो अब आगे तो दिया है, कुछ कर सकोगे क्या? 1 सल्फर 1 मोल ऑफ सल्फर ऐसा कंसिडर करके, दैट इज 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ इंसुलिन इज इक्वल टू 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर, 1 मोल एटम्स ऑफ सल्फर, क्योंकि सल्फर एटमिक स्टेट में होता है। ये रिलेशन कंसिडर करके मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। तो 3.4% का मीनिंग क्या है? 3.4% ऑफ सल्फर इन इंसुलिन। क्या मतलब है इसका? दैट इज 3.4 ग्राम सल्फर इन 100 ग्राम इंसुलिन। यस और नो? परसेंटेज का मतलब तो यही होता है ना? डू यू एग्री विद दिस फैक्ट और नॉट? यस सर। तो इसका मतलब है 100 ग्राम इंसुलिन कंसीडर किया तो 3.4 ग्राम क्या होगा उसमें? 3.4 ग्राम क्या होगा उसमें? सल्फर। तो अब 1 मोल माना है ना सल्फर का, बराबर ना? तो 3.4 ग्राम सल्फर 100 ग्राम इंसुलिन में होगा, तो 1 मोल सल्फर, therefore 1 मोल सल्फर is equal to 32 ग्राम सल्फर। For this 32 gram means 1 mole sulfur we have to calculate mass of insulin। तो इसका मतलब है अगर 3.4 ग्राम ऑफ सल्फर के लिए 100 ग्राम इंसुलिन चाहिए तो 1 मोल सल्फर जो 1 मोल ऑफ इंसुलिन में प्रेजेंट होना चाहिए, 1 मोल सल्फर जो 1 मोल ऑफ इंसुलिन में प्रेजेंट होना चाहिए, वो इंसुलिन
वो इंसुलिन कितना लगेगा। अगर 3.4 ग्राम सल्फर के लिए 100 ग्राम, तो 1 मोल सल्फर यानी कि 32 ग्राम के लिए कितना इंसुलिन। अगर आप लोग 32 ग्राम यानी कि 1 मोल ऑफ सल्फर के लिए इंसुलिन का अमाउंट निकालोगे इस रिलेशन से, तो 1 मोल ऑफ सल्फर यानी कि 32 ग्राम सल्फर के लिए कितना इंसुलिन चाहिए, वही वेट होगा 1 मोल ऑफ इंसुलिन का। तो मैं क्या बता रहा हूँ, 3.4 ग्राम ऑफ सल्फर 100 ग्राम इंसुलिन में प्रेजेंट है। आप लोगों को पता है कि 1 मोल ऑफ सल्फर यानी कि 32 ग्राम ऑफ सल्फर, एंड यू हैव कंसीडर दैट कि मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट निकालते वक्त 1 मोल ऑफ सल्फर अगर कंसीडर किया तो 1 मोल ऑफ इंसुलिन में वो प्रेजेंट होता है। तो 1 मोल ऑफ सल्फर 1 मोल ऑफ इंसुलिन में प्रेजेंट होता है। तो 1 मोल ऑफ सल्फर यानी कि 32 ग्राम के लिए इस रिलेशन का यूज करके 32 ग्राम के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 32 ग्राम सल्फर के लिए आप लोग अगर इंसुलिन के अमाउंट निकालोगे तो 32 ग्राम ऑफ सल्फर मतलब 1 मोल ऑफ सल्फर यानी कि जो भी अमाउंट आएगी वो 1 मोल ऑफ इंसुलिन के इक्वल होगी। आर यू गेटिंग मी समथिंग। आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या? इस 3.4 ग्राम इज इक्वल टू इंसुलिन। इससे आप लोग क्या करो, 32 ग्राम यानी कि 1 मोल ऑफ सल्फर के लिए कितना इंसुलिन लगेगा ये निकालो। यहाँ पे मैंने लिखा है फॉर दिस 32 ग्राम वी हैव टू कैलकुलेट मास ऑफ इंसुलिन। तो कैसे, रिलेशन क्या है, 3.4 ग्राम सल्फर रिक्वायर्स 100 ग्राम इंसुलिन, 100 ग्राम इंसुलिन। तो 32 ग्राम के लिए कितना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, देयरफॉर 32 ग्राम यानी कि 1 मोल सल्फर इज इक्वल टू कितना आएगा, 100 ग्राम इंसुलिन इंटू 32 ग्राम सल्फर अपॉन 3.4 ग्राम सल्फर। ग्राम ग्राम कैंसिल, कितना आएगा, अप्रोक्सीमेटली 100 के आसपास ही आएगा या 3 है, 3.2 होता, 3.2 इंटू 32 10 आता। तो ये जो रेशियो है ये थोड़ा ज्यादा आएगा या कम आएगा, थोड़ा कम आएगा। कितना आएगा ये, 32 को 3.4 से डिवाइड किया तो 0.9 कितना आएगा वो, तो 100 इंटू 0.9411 ऐसा कुछ आएगा, यानी कि 9411 ग्राम इंसुलिन। इसका मतलब क्या है, 32 ग्राम सल्फर या फिर 1 मोल सल्फर के लिए कितना इंसुलिन लेना पड़ेगा। अगर 3.4 ग्राम सल्फर के लिए 100 ग्राम इंसुलिन, तो 32 ग्राम यानी कि 1 मोल के लिए 941.9 ग्राम इंसुलिन लेना पड़ेगा। तो ये 1 मोल सल्फर के लिए जितना इंसुलिन चाहिए उसकी अमाउंट है, लेकिन 1 मोल सल्फर के लिए कितना इंसुलिन चाहिए, एज पर आवर कंसिडरेशन 1 मोल सल्फर के लिए कितना चाहिए, 1 मोल ऑफ इंसुलिन चाहिए। तो 32 ग्राम ऑफ सल्फर यानी कि 1 मोल सल्फर, 1 मोल सल्फर इक्वल्स कितना इंसुलिन, बट 1 मोल सल्फर इज इक्वल टू 1 मोल इंसुलिन ऑल्सो। तो ये रिलेशन एंड ये रिलेशन कंपेयर करके आप लोगों को क्या मिलेगा, जरा इसका स्क्रीनशॉट कर लो फिर समझाता हूं। कर लो स्क्रीनशॉट, हो गया। यस सर। यस सर। तो अब देखो मैंने 3.4 ग्राम सल्फर इज इक्वल टू 100 ग्राम सल्फर इस परसेंटेज के रिलेशन से 1 मोल ऑफ सल्फर यानी कि 32 ग्राम सल्फर के लिए कितना इंसुलिन लेना पड़ेगा ये निकाला। तो 32 ग्राम यानी कि 1 मोल सल्फर के लिए 941.1 ग्राम इंसुलिन लेना पड़ता है, ये मुझे रिलेशन मिला है। तो अब ये रिलेशन ध्यान में रखो और मैं क्या लिखता हूं देखो, जरा ध्यान से देखो। बट वन मोल सल्फर इज इक्वल टू 1 मोल इंसुलिन एंड 1 मोल सल्फर ब्रैकेट में 32 ग्राम रिक्वायर्स कितना 941.1 ग्राम इंसुलिन। यही कैलकुलेशन किया है ना हम लोगों ने। 1 मोल सल्फर के लिए 1 मोल इंसुलिन चाहिए, एटलीस्ट 1 मोल इंसुलिन चाहिए। अगर 1 मोल इंसुलिन यानी कि मॉलिक्यूलर वेट इतना इंसुलिन, उसमें 1 मोल सल्फर एटलीस्ट होना चाहिए। ये हमारा प्रायर कंसिडरेशन था। क्यों, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इंसुलिन निकालते वक्त हम लोगों को ये मानना पड़ेगा कि 1 मोल ऑफ इंसुलिन एटलीस्ट कंटेन्स
1 मोल सल्फर है कि नहीं? सल्फर के परसेंटेज से मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट निकालना है ना, यस और नो? यस सर। सल्फर के परसेंटेज से मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, तो ये तो मिनिमम मानना पड़ेगा कि नहीं कि 1 मोल ऑफ इंसुलिन कंटेन्स एटलीस्ट 1 मोल ऑफ सल्फर। बाकी कुछ दिया नहीं है कितने मोल सल्फर है या ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है, तो हम लोगों को इतना तो मानना पड़ेगा कि 1 मोल ऑफ इंसुलिन एटलीस्ट हैज 1 मोल ऑफ सल्फर, यस और नो? एक से तो कम मोल नहीं हो सकते ना सल्फर के, गाइस आर यू गेटिंग मी? एक से कम मोल तो नहीं हो सकते ना सल्फर के इंसुलिन में, यस और नो? यस सर। तो हम लोगों ने क्या किया, 3.4 ग्राम ऑफ यानी कि 3.4% यानी कि 3.4 ग्राम ऑफ सल्फर मींस 100 ग्राम इंसुलिन, तो 32 ग्राम के लिए कितना, 32 ग्राम के लिए हम लोगों को अमाउंट आ गई 941.1 ग्राम इंसुलिन। 32 ग्राम ऑफ सल्फर यानी कि 1 मोल ऑफ सल्फर के लिए कैलकुलेशन से अमाउंट इंसुलिन की कितनी लगनी चाहिए, 941.1 ग्राम इंसुलिन लगना चाहिए, बट 32 ग्राम यानी कि 1 मोल ऑफ सल्फर ऑल्सो इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ इंसुलिन, तो लेफ्ट हैंड साइड सेम है, इसका मतलब क्या, देयरफॉर इसका मतलब क्या है, 1 मोल इंसुलिन इज इक्वल टू कितना, यस और नो? मिनिमम 1 मोल ऑफ इंसुलिन इज इक्वल टू क्या, लेफ्ट हैंड साइड सेम तो राइट हैंड साइड सेम है ना, यस सर। यस और नो? तो इसका मोल ऑफ इंसुलिन का मतलब क्या, मॉलिक्यूलर वेट। 1 मोल ऑफ इंसुलिन मतलब क्या, मॉलिक्यूलर वेट ये होता है ना, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल ले लो यानी कि उसका मॉलिक्यूलर वेट ही होता है वो, तो 1 मोल का मास 941 यानी कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इंसुलिन कितना आ गया, मिनिमम 941.1, तो है क्या ऐसा ऑप्शन, अभी गॉट दिस, यस और नो? यस सर। तो जो रिलेशन आपके पास है परसेंटेज का, उससे क्या करो, जो भी एलिमेंट दिया है, अगर 3.4 ग्राम ऑफ सल्फर इज इक्वल टू 100 ग्राम ऑफ इंसुलिन, तो सल्फर के एटमिक वेट 1 मोल के मास यानी कि एटमिक वेट 1 मोल के मास यानी कि एटमिक वेट इतने सल्फर के लिए कितना लगेगा, एटमिक वेट इतने सल्फर के लिए कितना इंसुलिन लगेगा वो निकाल लो। एटमिक वेट 1 मोल ऑफ सल्फर का कितना है 32 ग्राम, उसके लिए जितना इंसुलिन लगेगा वही वही 1 मोल ऑफ इंसुलिन यानी कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इंसुलिन होगा। क्यों, हम लोगों ने माना ही है कि 1 मोल ऑफ सल्फर यानी कि 1 मोल ऑफ इंसुलिन, तो 1 मोल ऑफ सल्फर के लिए जितना इंसुलिन उतना ही 1 मोल ऑफ इंसुलिन का मास यानी कि मॉलिक्यूलर वेट। हैव यू गॉट दिस, हैव यू गॉट दिस? यस सर। अगर हम ऐसा मानते कि फास्फोरस है, क्या है फास्फोरस, तो 3.4 ग्राम ऑफ फास्फोरस इज इक्वल टू 100 ग्राम ऑफ इंसुलिन, तो फास्फोरस का एटॉमिक वेट कितना होता है, जैसे सल्फर का 32 है, फास्फोरस का कितना होता है 31 ना, यस सर। तो हम लोग क्या करते हैं 3.4 ग्राम ऑफ सल्फर के लिए इतना, तो 31 ग्राम के लिए कितना, ये करके 31 ग्राम ऑफ फास्फोरस के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कितना इंसुलिन लगता वो निकालते। 31 ग्राम यानी कि 1 मोल ऑफ फास्फोरस का वेट, 1 मोल ऑफ फास्फोरस के वेट के लिए चाहिए 1 मोल ऑफ इंसुलिन, तो 1 मोल ऑफ फास्फोरस के लिए जितना इंसुलिन लगेगा वही होगा 1 मोल ऑफ इंसुलिन का यानी कि इंसुलिन का मॉलिक्यूलर वेट। दिस इज द वे बाय विच यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम आल्सो। इसको एक बार देखो, मैं रिपीटेडली आपको देखने के लिए इंसिस्ट करूंगा क्योंकि ये सॉल्व करने का तरीका थोड़ा अलग है। परसेंटेज के रिलेशन से जिस एलिमेंट का परसेंटेज दिया है उसका 1 मोल मान के उसके 1 मोल के मास के लिए अमाउंट ऑफ इंसुलिन निकाला, उसके 1 मोल के मास के लिए जितना इंसुलिन आया वही 1 मोल ऑफ इंसुलिन का मास होगा। 32 ग्राम सल्फर यानी कि 1 मोल ऑफ सल्फर के लिए 941 ग्राम ऑफ इंसुलिन चाहिए, वही 1 मोल ऑफ इंसुलिन का मास यानी कि मॉलिक्यूलर वेट है। ये रिलेशन आपको यूज करना है। हैव यू गॉट दिस? सर अगर फॉस्फोरस होता तो जो कुछ भी वो तो क्या यहाँ पे सिर्फ क्या होता, फॉस्फोरस होता तो क्या करते, फॉस्फोरस के एटॉमिक वेट के लिए कैलकुलेशन करते या फॉस्फोरस के 1 मोल के वेट के लिए कैलकुलेशन करते, यानी कि सिर्फ ये चेंज होता, 32 की जगह पे क्या आ जाता 31 आ जाता, 32 की जगह पे क्या आ जाता 31 आ जाता, यस और नो? यस सर। तो यहाँ पे जिस एलिमेंट का परसेंटेज दिया है, क्या करो, जिस एलिमेंट का परसेंटेज दिया है जितना परसेंटेज उतना उतना ग्राम उस एलिमेंट का 100 ग्राम में, उतना ग्राम उस एलिमेंट का 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड में। हैव यू गॉट दिस? यस सर। यस और नो? Yes, 4% ऑफ सल्फर यानी कि 3.4 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ इंसुलिन, तो
इस रिलेशन से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके उस पर्टिकुलर एलिमेंट का 1 मोल हो, 1 मोल हो तो 1 मोल का मास कितना होता है, एटॉमिक वेट इतना, तो उस एलिमेंट के एटॉमिक वेट इतने ग्राम के लिए कितना इंसुलिन या कितना कंपाउंड, ये निकालो। हम लोगों को पता था 3.4 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस, सॉरी 3.4 ग्राम ऑफ सल्फर, 3.4 ग्राम ऑफ सल्फर इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम इंसुलिन। तो हम लोगों ने 32 के लिए कितना इंसुलिन लगेगा, यानी कि 1 मोल ऑफ सल्फर के लिए कितना इंसुलिन लगेगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 मोल ऑफ सल्फर यानी कि 32 ग्राम के लिए कितना इंसुलिन लगेगा ये निकाला, और 1 मोल ऑफ सल्फर के लिए जितना इंसुलिन लगेगा वही 1 मोल ऑफ इंसुलिन का मास यानी कि मॉलिक्यूलर वेट होगा। हैव यू गॉट दिस? यस सर। क्यों? क्योंकि क्योंकि 1 मोल ऑफ सल्फर इज प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ इंसुलिन, सो 1 मोल ऑफ सल्फर का जितना मास है वो 1 मोल ऑफ इंसुलिन के मास में प्रेजेंट है। तो 1 मोल ऑफ सल्फर के मास के लिए जितना इंसुलिन का मास आया वही मास हो गया इंसुलिन का मोलार मास मिनिमम, क्योंकि हम लोगों ने मिनिमम अमाउंट मानी है। यस और नो? यस सर। सर अगर मैक्सिमम अमाउंट पूछा होता तो कैसे करते? तो मैक्सिमम को देंगे, मैक्सिमम मैक्सिमम के मैक्सिमम मॉलिक्यूलर वेट पूछा तो वो बताएंगे कि कितने मोल्स प्रेजेंट है। हम लोगों ने ये मिनिमम के लिए 1 मोल लिया है, मैक्सिमम अगर होता उनको एक्चुअल मॉलिक्यूलर वेट चाहिए होता है इंसुलिन का एक्चुअल, तो मिनिमम की जगह पे एक्चुअल मॉलिक्यूलर वेट पूछते वक्त सल्फर का परसेंटेज भी देते और सल्फर के कितने मोल्स या कितने एटम्स प्रेजेंट है वो भी देते। हैव यू गॉट दिस? यस सर। Yes, sir. 1 मोल की जगह पे 1 मोल की जगह पे आप लोगों को जितने मोल सल्फर के दिए गए होते उतने मोल्स के लिए उतने मोल्स की अमाउंट में कन्वर्जन करके उतने मोल्स के लिए मास निकालना पड़ता। सपोज 10 मोल दिए होते उन्होंने, तो 1 मोल ऑफ सल्फर यानी कि 32 ग्राम की जगह पे 10 मोल ऑफ सल्फर यानी कि 320 ग्राम के लिए आप लोग अमाउंट ऑफ इंसुलिन निकालते। हैव यू गॉट दिस? यस और नो? यस सर। और उसी को मानते मॉलिक्यूलर वेट मैक्सिमम। ओके सर। यस और नो? यस सर। तो अब इसी टाइप के प्रॉब्लम कुछ आगे है, परसेंटेज हो जाने के बाद वो प्रॉब्लम भी ले लूंगा। नेक्स्ट देखो, 12th हो गया, 13 देखो 13 गाइस, 12 हो गया है, 13 देखो। ठीक है, 13 भी परसेंटेज पे है गाइस, मत देखो 13 परसेंटेज पे, परसेंटेज होना बाकी है। 14 देखो, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस, ये देखो ये इजीएस्ट है, द वेपर डेंसिटी ऑफ गैस, ये वेपर डेंसिटी क्या है पता चल जाएगा। वेपर डेंसिटी ऑफ गैस इज 11.2 लीटर। आगे देखो क्या लिखता हूं, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 11.2 ग्राम of the gas at NTP, NTP XTP same है, will be option A 11.2 लीटर, option B 22.4 लीटर, option C 1 लीटर। हो गया? अब क्या करो, जरा वेपर डेंसिटी का रिलेशन देखो, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी, ये रिलेशन है। वेपर प्रेशर लिखा गया मैंने, वीडी लिखो, वीडी वेपर डेंसिटी, वीडी यानी कि वेपर डेंसिटी के डबल होता है, ये रिलेशन आपको याद रखना है। मैं आपको डिराइव करके दूंगा वेपर डेंसिटी के डबल क्यों होता है मॉलिक्यूलर वेट, यू नीड नॉट टू वरी एज फार एज दिस प्रॉब्लम इज कंसर्न, ये याद रखो। अभी वेपर डेंसिटी के क्या होता है, डबल होता है मॉलिक्यूलर वेट। चलो अब मॉलिक्यूलर वेट निकालो, कितना आएगा, देयरफॉर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस 2 इंटू क्या, कितना आ गया 22.4,
मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया, therefore as per Avogadro's relation या हाइपोथेसिस कहता हूं, Avogadro's hypothesis, क्या, as per Avogadro's hypothesis 1 mole of gas, जानबूझ के एनटीपी लिखता हूं, एसटीपी एनटीपी हम लोग सेम कंसीडर करेंगे, ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम, 1 मोल ऑफ गैस यानी कि मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर, तो 1 मोल ऑफ गैस यानी कि मॉलिक्यूलर वेट इतने ग्राम, इलैबोरेट करता हूं, दैट इज अमाउंट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम इज इक्वल टू mass of 1 mole is equal to mass of 1 mole of gas occupies 22.4 लीटर, मतलब उस गैस का 1 मोल यानी कि मॉलिक्यूलर वेट इतने ग्राम, इतने अमाउंट 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करती है, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना है, देयरफॉर 1 मोल ऑफ गैस कितना है अपने 22.4 ग्राम, उसका मॉलिक्यूलर वेट है ना 1 मोल ऑफ गैस का, 1 मोल ऑफ गैस यानी कि उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 22.4 ग्राम, लेकिन 1 मोल ऑफ गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है ये भी पता है 22.4 लीटर, लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड क्या होगी सेम, देयरफॉर क्या लिख सकोगे 22.4 ग्राम गैस इज इक्वल टू 22.4 लीटर, तो आपको कितनी अमाउंट दी है 11.2 ग्राम ऑफ गैस कितना ऑक्यूपाई करेगा, देन 11.2 ग्राम गैस कितना ऑक्यूपाई करेगा, कर लो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आर यू गेटिंग मी, जो भी मैंने लिखा ये समझ में आ गया कि नहीं आया, Yes, sir. Yes, sir. 1 मोल ऑफ इनी गैस 22.4 लीटर इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, लेकिन 1 मोल ऑफ इनी गैस यानी कि क्या होता है, उसके मॉलिक्यूलर वेट इतना ग्राम, यानी कि उस गैस के 1 मोल का मास उसके मॉलिक्यूलर वेट इतना होता है, और वो मास यानी कि मॉलिक्यूलर वेट इतने ग्राम उस गैस के 22.4 लीटर इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, हमारे गैस का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 22.4, तो 1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाइज 1 मोल ऑफ आवर गैस हैज वेट 22.4 ग्राम and 1 mole of gas any gas occupies 22.4 liter, 1 mole same है, तो 22.4 ग्राम ऑफ गैस इक्वल्स टू 22.4 लीटर, तो 11.2 कितना करेगा, आंसर क्या आएगा, वही आएगा ना, अगर Yes, sir. 22.4 ग्राम 22.4 लीटर ऑक्यूपाई कर रहा है तो 11.2 ग्राम कितना करेगा, 11.2 ही करेगा, सो आंसर इज ऑप्शन ए, हैव यू गॉट दिस गाइस, Yes, sir. यस और नो, Yes, sir. इसका भी स्क्रीनशॉट कर लो, सर अगर डेंसिटी के जगह पे प्रेशर होता तो डेंसिटी की जगह पे प्रेशर होता तो मॉलिक्यूलर वेट का प्रेशर के साथ कोई रिलेशन नहीं है ना, वेपर डेंसिटी आपको क्या, वेपर डेंसिटी आपको क्या मॉलिक्यूलर वेट के साथ ही रिलेशन देती है, वेपर डेंसिटी का रिलेशन किसके साथ है, मॉलिक्यूलर वेट के साथ, तो वेपर डेंसिटी के डबल, ये मैं पढ़ाऊंगा आपको, एवोगाड्रोस लॉ का ही ये एक मतलब साइड प्रोडक्ट है ये रिलेशन, तो वेपर डेंसिटी के डबल मॉलिक्यूलर वेट कैसे आता है ये मैं आपको प्रूव करके दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, याद क्या रखना है, वेपर डेंसिटी के डबल मॉलिक्यूलर वेट होता है, ये मैं आपको प्रूव करके दूंगा ये रिलेशन, डोंट वरी, यहाँ पे प्रेशर होता ना, तो प्रेशर का यूज करके हम लोग मॉलिक्यूलर वेट नहीं निकाल सकते ना, तो प्रेशर का यूज करके अगर हम लोग मॉलिक्यूलर वेट नहीं निकाल सकते थे तो ये रिलेशन सेटअप नहीं कर सकते थे, तो प्रॉब्लम सॉल्व करना मुश्किल हो जाता, हैव यू गॉट yes दिस, sir, yes sir, मास से आपको वॉल्यूम निकालना था ना, दिया था वेपर डेंसिटी कितना 11.2, और क्या पूछा था 11.2 ग्राम ऑफ गैस, अगर वेपर डेंसिटी भी 11.2 है एंड मास ऑफ गैस भी उतना ही है लेकिन ग्राम में, तो एनटीपी पे वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, तो वेपर डेंसिटी का रिलेशन मॉलिक्यूलर वेट के साथ है, तो इसीलिए मॉलिक्यूलर वेट आप निकाल सकते हो 22.4 ग्राम, और ये 22.4 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट यानी कि 1 मोल का मास,
कितना ऑक्यूपाई करेगा? 22.4 ग्राम, ये 1 मोल का मास 22.4 लीटर ही ऑक्यूपाई करेगा। ये रिलेशन सेटअप हो जाता है। तो 11.2 ग्राम के लिए कितना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकाल सकते हो। इसीलिए आपको वेपर डेंसिटी दिया है, क्योंकि वेपर डेंसिटी का ही मॉलिक्यूलर वेट के साथ रिलेशन है। तो वेपर डेंसिटी का ही कन्वर्जन आप मॉलिक्यूलर वेट यानी कि ग्राम में कर सकते हो, और इस मॉलिक्यूलर वेट से ये रिलेशन आप सेटअप कर सकते हो। तो गिवन वेट के लिए कितना, ये डिटरमाइन कर सकते हो। प्रेशर देते तो नहीं होता, क्योंकि आपको वेट ही नहीं मिलता। Have you got this? Yes or no? Yes, sir. So these are enough number of problems based on what we have learned about mole. So कल से क्या करेंगे? परसेंटेज, इंपेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इस काइंड के प्रॉब्लम की तरफ जाएंगे और इस कॉन्सेप्ट की तरफ जाएंगे, एंड देन उनके प्रॉब्लम भी ले लेंगे। ठीक है? ठीक है गाइस? Yes, sir. Okay, sir. इज इट इनफ? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एंड ये शीट जो मैंने दी है इसमें अब इस टाइप के प्रॉब्लम अगर होंगे वेपर डेंसिटी के ऊपर या परसेंटेज के ऊपर या मोल के ऊपर, वो सॉल्व करने का ट्राई करो। ठीक है? Yes, sir. सो बाय, विल मीट टुमारो अगेन। विल स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि अकॉर्डिंग टू बोर्ड सिलेबस नेक्स्ट लेसन ही स्टार्ट होगा फिर। Okay, ठीक है? sir. और वो सेशन कंप्लीट होते ही परसेंटेज, इंपेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कॉन्सेंट्रेशन, वो सेशन कंप्लीट होते ही हम लोग क्या करेंगे, इससे हार्ड शीट सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। वो भी आपको दे दूंगा जैसे ही वो कंप्लीट होता है। ठीक है? चलो बाय।